हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा जो 10th कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा अभी आने वाली है 1-2 को। तो उसको लेकर मैं कुछ आपको उसकी तैयारी करने के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चों, जो कि आपके बिल्कुल उस क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके पैटर्न के हिसाब से होगा और ऐसा ही होगा, ठीक है। बच्चों, मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊँगा यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले, पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपके 100 में से 100 अंक भी आना बिल्कुल तय है बच्चों। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं हमारे इसी टॉपिक के साथ। तो जो मैंने आज के लिए आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है हमारा कि भी अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस अपरिमेय संख्या को क्या होता है कि ये क्वेश्चन में आता है कि भी आपको इसे अपरिमेय सिद्ध करना होता है, जबकि आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जिनका कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यानी कि वो वर्गमूल निकालना मुश्किल होता है, तो उन्हें हम क्या अक्सर क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। आपको पता है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी ये लिख कर दे देता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट यानी कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, जबकि उसने आपको पता है ये अपरिमेय संख्या, आपको अपरिमेय ही ये बोल रहा है पहले ही कि अपरिमेय संख्या है, पर आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, यानी कि व्हाट इज़ द फिगर ऑफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं आपको पूरा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ इधर। और आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए जैसे जो मर्जी क्वेश्चन आए इस तरह का, चाहे आपको वर्गमूल 3 लिखा हो या फिर आपको वर्गमूल 2 लिखा हो, वर्गमूल 7 लिखा हो, वर्गमूल 5 लिखा हो, वर्गमूल 13 लिखा हो, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने एक लाइन तो यहाँ पहले से ही लिख रखी है कि भी दिया है, आपको इसी तरह से बिल्कुल लिखना है। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपका जो पेपर जो चेक करेगा, यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो आपका पेपर जब चेक करता है आपको मार्किंग करने के लिए, तो वो सबसे पहले यही देखता है कि भई यानी कि आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से अपने उत्तर को इस तरह से सजाना है, यानी कि एक आकर्षक रूप देना है कि भई वो आपको जो है अच्छी तरह से, यानी कि खुल के मार्क्स दे सके, कोई कंजूसी ना कर पाए। तो इस तरह से ही आपको लिखना है। देखिए, ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि गणित में अक्सर ये चलता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं गिवन, या फिर वी हैव गिवन दैट भी बोल सकते हैं, या फिर आप हिंदी में इसे दिया है या फिर हमें दिया गया है ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले तो दिया है, यहाँ से आपका हल करना शुरू हो जाता है कि आपको क्या करना है। दिया है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये उसने दिया होता है। आपको क्या करना है, इसके विपरीत मानना है। माना, क्या करना है, माना, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक। ये मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या माना है तो अर्थात, आप यहाँ पे अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात, या फिर इसलिए भी लिख सकते हैं आप अर्थात, अगर ये परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 3 को जो है आप a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और a बटा b के रूप में क्यों लिख सकते हैं, ऐसा क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, चाहे तो आप इधर कारण में भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, क्या लिख सकते हैं, जहाँ, जहाँ ए बी ए बी ए बी पूर्णांक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ ए कॉमा बी सह अभाज्य 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 संख्याएं संख्याएं हैं, ठीक से अभाज्य संख्याएं। तो आप चाहे तो ब्रैकेट ब्रैकेट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं अर्थात लिख देता हूँ, अर्थात, अर्थात ए भी का एक के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य अन्य कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमने लिखा था कि ए बी पूर्णांक है, पूर्णांक तो होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ क्या है, ए बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने अर्थात ए और बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। उन्हीं संख्याओं को कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से ही भाग हों, जैसे ये दो संख्याएं हैं ना, ये दोनों जो है एक से ही डिवाइड होगी, इसलिए इनको कहा जाएगा दोनों ही, ऐसा नहीं कि एक ही, दोनों ही एक से डिवाइड होगी, तभी इनको सहअभाज्य कहा जाएगा। अगर ये एक के अलावा जैसे दोनों ही संख्याएं दो से हो रही है या फिर तीन से हो रही है, तो उस केस में ये जो है सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाई जाएगी। सहअभाज्य वही संख्या आती है जो केवल और केवल, चाहे 3 4 5 6 कितनी भी संख्याएं दी हो, वही सभी एक से ही अगर डिवाइड हो, एक के अलावा किसी और से ना हो, तभी उनको सहअभाज्य कहा जाता है। वही मैंने यहाँ लिखा कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, वो एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक। तथा
तथा आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बी है यहाँ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि बी जो है आपका ज़ीरो कभी भी जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना सा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब शुरू करना है। चाहे तो आप इसे एक भी कह सकते हैं या फिर दोनों और वर्क करने पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करना है, आपको दोनों और वर्ग करने पर दोनों और कहाँ पे वर्क करना है, तो उससे ही आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से आप अर्थात लगाइए, अर्थात लगाते रहिए। अर्थात कहाँ आपको वर्क करना है, ये लिखा है 3 बराबर है ए बटा बी, इन दोनों को आपको वर्ग करना है। यहाँ पे भी वर्क करना है, इधर भी वर्क करना है। ये इतना काम कर दिया, आगे चलते हैं। अब इट इम्प्लाइज़ का होता है, इट इम्प्लाइज़ का मतलब होता है कि इसके बाद जो है यही जो ऊपर वाली चीज़ है ये हमें क्या देने वाली है, इसलिए हम इट इम्प्लाइज़ का प्रयोग करते हैं, इस साइन का, इस सिंबल का। और गणित में अक्सर ये सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये करना ही चाहिए। तो चलो करते हैं। अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए स्क्वायर लगाए तो यहाँ से स्क्वायर लगाए और ये वर्गमूल है, इससे ये कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा 3 बराबर है, उधर बचेगा आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्यों, ये है दोनों का ही स्क्वायर है, तो अब अपना स्क्वायर दे दिया, ये आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से बी को इधर लेके आएँ और इसको यहाँ, यानी कि इनका जो जगह है इंटरचेंज करो, यानी कि इस जगह पे इसको रख दो, इस जगह पे इसको रख दो, तो आपके पास आने वाला है बी स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे आया ए स्क्वायर बटा 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला कि भाई जो आपका जो 3 है, 3 आपके ए स्क्वायर को ये मान कर चलते हैं कि जो ऊपर ए स्क्वायर है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसको जो है 3 डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिवाइड मतलब यानी कि शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या लिखे तो। ठीक, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, अब क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, 3 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसे आप 1 नंबर दीजिए, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगला काम शुरू करना है। अभी हमने ए के लिए किया कि हमने बताया कि ए को जो है 3 ए स्क्वायर को जो है 3 विभाजित करता है, यानी कि 3 जो है ए स्क्वायर को भाग दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ए को भी भाग देगा। अब आगे चलते हैं, तो देखिए अब क्या करना है, आपको मानना है, माना या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं, माना ना लिखे तो ए बराबर है 5 नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, मैं इसे कट कर रहा हूँ। ए बराबर है 3C समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, देखिए किस तरह से रखें। समीकरण नंबर 1 कौन सा है, अर्थात आप लिखें यहाँ पे, अर्थात कौन सा समीकरण है, पीछे देखेंगे वो है कि हमारा बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बटा 3। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। इस पे आपको क्या करना है, ए की जगह पे 3C रखना है, तो इट इम्प्लाइज। अब देखते हैं, बी स्क्वायर हो गया और आगे चलते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे क्या रखना है हमको, ए की जगह पे रखना है 3C और स्क्वायर तो बाहर लगा ही है, स्क्वायर तो लगा ही है और इसके बटा में 3। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर इसी तरह से रहा और इधर देखिए ये क्या बनता है, स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 तियाँ 9 और C स्क्वायर। ठीक, अब इसके बटा में है 3। आप यहाँ से 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, अब क्या मिलने वाला है, ये है बी स्क्वायर और इधर होने वाला है हमारे पास 3A स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका जो है बी स्क्वायर बटा 3 बराबर है ए स्क्वायर रहने वाला है। इसी को आप बदल कर लिखिए, पलट कर, ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर बटा 3। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 में क्या है, अब यहाँ पे भी आपको वही सेम लाइन जो आपने पीछे लिखी थी वही यहाँ पे भी लिखनी है। आप दिखाता हूँ मैं आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है, यहाँ आपको क्या पता चला, यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3B को भी विभाजित करेगा। ठीक, यहाँ तक विभाजित करेगा।
हमने समीकरण नंबर 1 में देखा, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में देखा कि जो ए स्क्वायर को है, ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, और अगर ये ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये ए को भी करेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे देखिए, देखिए ऐसा कोई लिखिए, आप किसी का भी स्क्वायर लिखिए। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर लिखा तो आपके पास बनेगा 4। क्या इसको 3 विभाजित कर सकता है? नहीं। 3 का स्क्वायर लिखिए, देखिए क्या हो गया? 9। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या इस 9 को 3 विभाजित कर सकता है? हाँ, कर सकते। 3 एकम 3, 3 तीनों, ठीक है। 9 को अगर 3 विभाजित कर सकता है, क्या ये अगर इसका स्क्वायर ना लगाएं, क्या 3 जो है 3 को भी विभाजित कर सकता है? देखिए कर सकता है ना। देखिए स्क्वायर को तो इसने विभाजित कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 3 का स्क्वायर लिखें और नीचे बटा 3 रखें, कि 3 जो है इसका अगर हम स्क्वायर कर देना, यानी कि 9 बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है। और अगर स्क्वायर ना करें, इससे स्क्वायर को हटा दें, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रहने वाला है, तो ये जो है 3 को भी विभाजित करेगा। यही कारण है इसे इस तरह से लिखने का। हम ये मानकर चलते कि जो 3 है, जो भी ऊपर जो भी कोई भी संख्या रहेगी उसको जो है 3 विभाजित करेगा, और तो अगर वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो ए को भी विभाजित करता है। यही कारण है, ठीक है। उसी तरह से हमारा पीछे भी यही कारण था, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 और 2 से हमने पाया कि ए तथा बी, एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, ठीक। जो ए और बी है वो एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो रहे हैं, अर्थात ए कॉमा बी, यानी कि ए बी सह अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो सहभाज्य संख्या वो होती है जो केवल एक से ही डिवाइड हो। ये तो 3 से भी हो रही है, एक के अलावा 3 से भी हो रही है, यानी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ए और बी का, वो एक के अलावा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसलिए ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो इससे इसका क्या मतलब कि ये परिमेय है या अपरिमेय? तो हम यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे? यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। किस तथ्य का विरोधाभास करता है? हमने कहा था कि वो पीछे परिमेय है, और परिमेय है, और साथ में ए और बी जो है दोनों ही अभाज्य भी है और पूर्णांक भी है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है अभाज्य नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसका विरोध करता है। इसका कहने का मतलब है कि भाई ये एक परिमेय संख्या है, भाई अपरिमेय नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। अब इसकी मैं आपको जो ये गुत्थी है ना, ये अभाज्य और भाज्य संख्या की, इसकी गुत्थी मैं आपको सुलझाऊंगा थोड़ी देर में कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, अगर वो अगर वो जो 2 संख्याएँ हैं नीचे और ऊपर लिखी गई, अगर वो भाज्य संख्याएँ आती तो ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई वो जो है हमारी परिमेय संख्या है और अपरिमेय नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ एक के अलावा 3 उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब कि जो वो संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इसीलिए यह लिखा कि यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि बोलने का मैंने इसका विरोध करता है। अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। अब यह विरोधाभास, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि
कौन सी गलत कल्पना, कौन सी गलत कल्पना, वो मैं लिखने वाला हूँ अभी। गलत कल्पना के कारण हुआ है कि अंडर 3 यानी कि वर्गमूल 3 एक परिमेय परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए ये एक के अलावा और भी इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा और भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आया, मतलब कि जो वो अपरिमेय संख्या वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है। ये ऐसा क्यों हुआ, यह विरोधाभास ऐसा क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि अंडर 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी गलत कल्पना, यही अभी दिखाता हूँ कौन सी गलत कल्पना, कि क्वेश्चन में दिया था ये तो अपरिमेय है, आपको सिद्ध करना है, हमने माना कि ये परिमेय है, यही हमारी गलत सोच थी कि हमने इसको क्या मान के चले, परिमेय। तो इसी कल्पना को हम यहाँ गलत लिख रहे हैं कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जबकि 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 हम जानते हैं जानते हैं अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ठीक है। तो अंत में आप लिखें अतः वर्गमूल 3 अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अभी मैंने इसमें कुछ पॉइंट बताने हैं कि मैं ऐसा क्यों, ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक के अलावा 3 है, तो जब भी इसका एक के अलावा और गुणनखंड आते हैं तो ये परिमेय संख्या क्यों हो जाती हैं, ऐसे क्यों होता है। और हम जो है इस चीज़ को जो यहाँ पे मैंने लिखी थी, ये ए बटा बी लिखी, ए बटा बी क्यों लिखी, क्योंकि जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, आपने भी पढ़ रखा है कि जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें। और साथ ही साथ क्या होता है, उसमें एक शर्त जो है, एक कंडीशन होती है जिसे फुलफिल करना होता है कि भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नेवर बी इक्वल टू 0। जो क्यू होता है नीचे वाली संख्या जो होती है कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। जबकि हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं जो परिमेय संख्या होती है, यानी कि रैशनल नंबर वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पर यहाँ पे मैंने ए बटा बी क्यों लिखा, ये ए बटा बी इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि कभी कभी देखिए आप क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे देखिए 4 बटा, अगर मैं लिखा 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो है पी क्या है 4 है और क्यू क्या है, आपके पास क्यू है आपके पास 12, तो ठीक है ये है इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसे काट दूँ, देखिए यहाँ पे देखिए 4 बटा अगर ये 12 है, इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब देखिए ये आया 1 बटा 2। इसी तरह से और भी देख लेते हैं कुछ, यहाँ देखिए ये 8 है और ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 12। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, इस तरह से हुआ बच्चों। और इधर नीचे पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 4 तियाँ 12, तो आपका जो है ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसमें मेरा ये लिखने का क्या मतलब है, आप कुछ तो समझ भी रहे होंगे। देखिए क्या होता है, पहले ये 8/12 था, अब ये चेंज होकर 2/3 रह गया, और तभी इसे तो हमने p बटा क्यू कहा, तो ये वो a बटा बी है बच्चों, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि हमने जो इसे काट कूट कर छोटा बना के लिख लिया है, और तभी हम ये जो लिखते हैं, ये जो है आपका ये पूर्णांक रहता है, पूर्णांक रहता है और नीचे भी पूर्णांक रहता है। पर एक शर्त और इसमें शामिल हो जाती है, कौन सी शर्त, कौन सी कंडीशन लग जाती है कि जो ये दोनों है ना, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से ही डिवाइड हो सकती हैं, दोज नंबर विच कैन ओनली डिविजिबल बाय 1 नॉट अदर फैक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी और से जो है वो डिवाइड नहीं होगी एक के अलावा। यहाँ देखिए 2 जो है 2 से डिवाइड तो होता है, पर 3 नहीं होगा 2 से डिवाइड। और जो 3 है, 3 आपका जो है 3 से डिवाइड तो होगा, पर 3 जो है 2 को डिवाइड नहीं कर पाता। डिवाइड करने का मतलब है कि आपको जो है रिमाइंडर में, यानी कि शेष पर 0 प्राप्त कर सके। पर इन दोनों के लिए ही एक ऐसी संख्या है जो इसे भी भाग दे सकती है, इसे भी भाग दे सकती है, जिसे अक्सर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF 1 है, तभी इनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब अभाज्य संख्या क्यों लिखना ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या जो होती है अक्सर वो परिमेय संख्या तो होती है, पर जो अभाज्य संख्या होती है वो जो है वही संख्या, जो अभाज्य संख्या होता है वही संख्या जो होती है वो अपरिमेय भी होती है। किस तरह से, आप देखिए आपने ये सुन रखा होगा कि जो ये √3 है या फिर √5 है, ये अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आपने पढ़ा है। हम कहते हैं, इस तरह से परिभाषा पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है, कि हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसको हम जो है p बटा क्यू की फॉर्म, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या। नंबर विच वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू इज नॉन एज
इरेशनल नंबर, ये कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है बच्चों, जो ये संख्या है ना, इसे जो ये इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, इसको भी हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए, आपके पास कोई लिख लेता है 2, बताइए ये आपके पास परिमेय संख्या या परिमेय? सीधा सा जवाब रहता है कि भाई ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय है। कैसे? इसमें तो क्यू तो है नहीं, पी तो है, क्यू तो नहीं, बटा में तो नहीं है। क्यों नहीं है? है, इसके बटा में एक होता है, किसी के भी बटा में एक होता है। देखिए यहाँ पे पी 2 हो गया और क्यू 1 हो गया, कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। पर यहाँ पे इसे वो कहते हैं कि पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसे भी लिख सकते हैं, किसी के भी बटा में एक होता है। देखिए यहाँ पी कितना है, पी है √3 और क्यू कितना है, क्यू है आपके पास 1, तो क्यों नहीं लिख सकते? ये पी बटा क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या को भी। पर हम क्या करते हैं कि भाई ये जो है, ये जो संख्या है इसे पी बटा क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, पर ये जो है इन कंडीशन को क्या करते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखना चाहिए, ये ठीक है। दूसरा क्या होता है कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो आपका पी और जो क्यू है या फिर ए बी भी बोल सकते हैं, वो हमेशा ही आपके पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक। दे मस्ट बी ऑलवेज, दे मस्ट बी इंटीजर। ये क्या होने चाहिए? आप कहें तो इंटीजर कह सकते हैं, INTEGER, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये क्या होने चाहिए? इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए पी बटा क्यू की फॉर्म में तो लिखा ठीक है, क्यू जीरो नहीं है, ये भी ठीक है। अब क्या हम इसे, ये तीन जो शर्तें हैं, तीन कंडीशन जो है, अगर कोई नंबर यानी कि कोई भी संख्या इन तीन कंडीशन को फुलफिल करती है यानी कि संतुष्ट करती है, तभी वो परिमेय संख्या कहलाई जाती है, अदरवाइज नहीं कहलाई जाती है। इसमें जो है अपरिमेय संख्या में ये दोनों हो जाती है, पर ये तीसरी वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये वर्गमूल 3 है, ये तो पूर्णांक है ही नहीं, यानी कि इंटीजर है ही नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। पूर्णांक तो है नहीं, ये पूर्णांक तो है नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। बस अब अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि अगर अपरिमेय संख्या है कोई, उसका चाहे किसी के साथ जमा हो रही है, वो चाहे किसी के साथ गुणा हो रही है, चाहे किसी के साथ भाग हो रही है, किसी के साथ घटा हो रही है, तो वो हमेशा ही अपरिमेय ही बन जाती है, टोटल पूरी का पूरी। अगर मैं 2 + √3 लिखूँ तब भी क्या है, ये अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय किसी संख्या के साथ प्लस हो रही है, तो ये पूरी ही संख्या अपरिमेय बन गई है। चाहे तो मैं √3 इसको डिवाइड करूँ 7 से, तब भी ये अपरिमेय संख्या ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहने का मतलब है। और दूसरी बात, जो ये दोनों क्या होनी चाहिए, यहाँ कहता है कि सहअभाज्य भी होनी चाहिए। हमने क्यों लिखा है ऐसा? सहअभाज्य तो केवल परिमेय संख्या होती है? नहीं बच्चों, सहअभाज्य जो होती है अपरिमेय संख्या भी होती है। देखिए अगर मैं इस जगह पे कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे 2 लिख लिया, देखिए अब देखिए क्या इसको 1 डिवाइड दे सकता है? हाँ दे सकता है, और 2 को भी दे सकता है, और ये दोनों भी तो आपस में सहअभाज्य हो गई ना, क्योंकि दोनों का ही जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। बोथ आर डिविजिबल बाय 1, सो वी कैन से दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसलिए क्या, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है कि ऐसा लिखेंगे। हाँ, अगर देखिए क्या होता है, अगर ये तो सहअभाज्य है, ठीक है, ये सहअभाज्य है तो ये परिमेय भी है और ये अपरिमेय भी हो सकती है। पर हम ऐसा क्यों कहेंगे कि जब इसमें और भी यानी कि एक के अलावा और नहीं होना चाहिए? क्या होता है अपरिमेय संख्या में, क्या होता है, एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। अगर कोई भी और उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर आ जाए, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए, यानी कि कॉमन फैक्टर आ जाए, तो आप समझ लेना कि वो जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था अपरिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या है सॉरी, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? वो सहअभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है। पर जो अपरिमेय संख्या है वो केवल अभाज्य ही हो सकती है, भाज्य कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह से हमने लिखा सहभाज्य, ठीक है, परिमेय संख्या तो ये दोनों सहभाज्य भी है, ठीक है, सहभाज्य संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। पर यहाँ पे करते करते हमें पता चला कि जो ए है ना, ए ये ऊपर वाला, भाई ये तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर तो कुछ ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है, और यानी कि ए 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ हमें पीछे देखा था हमने भी जो है, यहाँ देखिए बी जो है, बी 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पे जो है वो सहअभाज्य नहीं है, वो उसके अलावा कुछ और भी है। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे √3 है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या है जिसको जो है 3 डिवाइड कर रहा है और उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर वो अपरिमेय कैसे हुई? नहीं हुई ना, कि भी ऐसी संख्या है वहाँ पे बैठी हुई जिसको जो है 3 डिवाइड कर रहा है, उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, उसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका कहने का मतलब तो है ना कि वहाँ पे √3 है ही नहीं, था ही नहीं वहाँ पे √3। क्यों? देखिए जब स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कट जाता है। देखिए √3 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इससे ये कट जाता है, और ये जो बटा 3, अब देखिए 3 3 ये तो ठीक है डिवाइड कर लेता है। अगर हम इस स्क्वायर ना लगाएं तो यहाँ पे √3 ही बटा 3 होगा। क्या 3 √3 को डिवाइड कर सकता है? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो यहाँ पे कह रहा है भाई ये इसको ए को भी डिवाइड कर लेगा। तो ऐसा कैसे हो गया कि ए को भी डिवाइड कर लेगा? इसका मतलब तो यही है नहीं कि वहाँ पे √3 है ही नहीं। ये ऐसा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो भी ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग हो रही है, और बी भी ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब इनका एक के अलावा और भी कोई बेनिश्चित गुणनखंड है। जब इसका एक के अलावा और भी बेनिश्चित गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो है वो परिमेय है, मतलब √3 है ही नहीं वहाँ पे, तो वो परिमेय है। जब वो परिमेय है
तो ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमें पता है अंडर रूट 3 तो अपरिमेय, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए मैंने ये लिखा है, यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या कहता है? इसका विरोध करता है। किसका? कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोध करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक परिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारी कौन सी गलत कल्पना? कौन सी गलत कल्पना? वही गलत कल्पना जो हम पहले, इससे पहले माने थे। यहाँ पे माने थे हम कि भाई ये तो एक परिमेय, हम क्या माने थे? माना ये एक परिमेय संख्या है। यही हमारी गलत सोच थी। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ कि हमारा क्या हो गया, ये विरोधाभास करने लगा कि यह परिमेय नहीं है, भाई ये तो परिमेय है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं, हम पढ़ रखा है, आपको जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्होंने भी कहा होगा कि ये जो कोई भी ऐसी वर्गमूल में लिखी संख्या होती है जिसका वर्गमूल निकलना पॉसिबल नहीं है, यानी कि मुश्किल होता है, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर होता है। अगर किसी टीचर ने आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो हम जानते हैं, मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैंने बता दिया, ये पता चल गया है। हम जानते हैं कि अंडर 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः तो लिखें, अतः ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 यानी कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 3 इज एन इरेशनल नंबर, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अभी मैं इसके ऊपर पूरे जो आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, लगभग आपके, मेरे हिसाब से आपके अप्रोक्सीमेट 34 टू 40 इतने क्वेश्चन शायद आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और उन सभी के ऊपर मैं वीडियो लगातार बनाऊंगा। अभी कुछ दिन बचे हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, चाहे कोई भी आपके पास आ जाए, चाहे अंडर 5 आ जाए। और एक बात आपको बतानी है, इसमें जो छोटा सा पॉइंट है जो आप नोटिस करने लायक है, वो ये है कि हम जो है, देखिए, हमने जो है क्या कहा कि भाई ए को ही क्यों माना हमने? 3C ही क्यों माना? कुछ और भी तो मान सकते थे। ए को ही क्यों माना? सबसे पहली बात तो ए को ही क्यों माना? दूसरी बात 3C ही क्यों माना? ए को इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या हुआ, ए को तो डिवाइड कर लिया किसने? 3 ने। अब आपने बी को भी तो बताना है ना, बी को बताना है तो आपको ए को हटाना पड़ेगा, इसलिए आप ए की जगह में आपने क्या लिख दिया? 3C लिखा। और 3C ही क्यों लिखा? 3C इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है कि बटा में तो 3 है, ऐसी ही संख्या लिखनी है, ऐसी ही संख्या लिखनी है, ताकि ये बता दे कि जो है 3 जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड करेगा। ऐसी ही संख्या लिखनी है ताकि वो 3 से डिवाइड हो, इसलिए हमने ये 3C लिखा, ठीक है। अगर आपको अंडर रूट में 5 लिखा होता तो आप यहाँ पे 5C मान लेते। अगर अंडर रूट में 7 लिखा होता तो आप क्या मान लेते? 7C मान लेते। अगर आपको 13 अंडर रूट में 13 लिखा हो तो आप 13C मान के चलें, ठीक है। अगर आप इस तरह से मानेंगे तभी ही, और आपको समीकरण 1 में ही क्यों भरा? क्योंकि आपने ए का तो बता दिया, आप बी का बताना है, इसलिए आपको 1 में ही बनना पड़ेगा, यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी ये बता देगा, ठीक है। तो ही आपका ये इस तरह से आने वाला है। ये हमें मतलब बताता है, ये वाले जो 2 लाइन है, इधर वाला नहीं, इधर वाला, ठीक है। यही हमें हेल्प करता है बताने में, इसलिए हम ये मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ, इसी के साथ टाटा बाय बाय।